नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 265 जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। नाम में ही दिख रहा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो भी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिलती हैं उनको कम्युनिकेट करना है, किसको, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को। ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग नंबर 1 से, स्कोप ऑफ ऐसे 265। ठीक है सर, क्या स्कोप है? लिखा है सर, ऑडिटर को, टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को क्या कम्युनिकेट करना है? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। लेकिन स्पेशल बात यह है कि हमें केवल वही डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करना है जो हमें ऑडिट के दौरान मिली है। क्या लिखा है? ऐसे 265 डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। क्या कम्युनिकेट करना है? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। कौन सी डेफिशिएंसी? दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कमियां मुझे इंटरनल कंट्रोल में मिली है, केवल वही कम्युनिकेट करने के लिए मैं लायबल हूं। ऐसा बोल सकता है क्या टीसीडब्ल्यूजी, जाओ ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की सारी कमियां ढूंढ कर लाओ और मुझे बताओ? मैं कहूंगा नहीं भाई, मेरा ये काम नहीं है। वो तो मैंने अपने लिए अपनी ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए, आगे की ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए मैंने इंटरनल कंट्रोल को चेक करा था, तो उसमें मुझे कुछ कमियां मिल गई, बस वही बताने के लिए लायबल हूं मैं। ठीक है, आगे लिखा भी है कि ऑडिटर है वो इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर करता है ताकि वो अपने आगे की ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर सके। ठीक है, ना कि इसलिए, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भाई मैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देने के लिए इंटरनल कंट्रोल को चेक नहीं कर रहा हूं। मेरा पर्पस इंटरनल कंट्रोल को चेक करना नहीं है, मतलब उसके ऊपर ओपिनियन देना नहीं है। वो तो क्या है, इंटरनल कंट्रोल में चेक करता हूं ताकि मैं अपनी आगे की सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर सकूं। तो इसलिए मैं इंटरनल कंट्रोल को चेक करता हूं। उस चेकिंग के दौरान मुझे जो जो डेफिशिएंसीज मिल जाती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आप इससे ज्यादा उम्मीद मत करना कि मैं जाके हर कमी ढूंढूं और आपको कम्युनिकेट करूं। ऐसा मुझसे 265 में करने को नहीं बोला है। 265 केवल उन्हीं कमियों को कम्युनिकेट करने की बात करता है जो मुझे ऑडिट के दौरान मिलेंगी। मेरा मेन काम इंटरनल कंट्रोल को चेक करना नहीं है, मेन काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है ना। ओके, तो ये एक जनरल हो गया। दूसरा भाई, क्या मीनिंग है डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का? इनके क्या मीनिंग है? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल में क्या लिखा है? दिस एग्जिस्ट व्हेन, कब? अ कंट्रोल इज डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड इन सच अ वे दैट इट इज अनेबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। इंटरनल कंट्रोल को इस तरीके से डिजाइन करा है, इस तरीके से इंप्लीमेंट करा है, इस तरीके से ऑपरेट करा है कि वो मिसस्टेटमेंट को ना तो प्रिवेंट कर पा रहा है, ना डिटेक्ट कर पा रहा है, ना करेक्ट कर पा रहा है। तो इंटरनल कंट्रोल है किस काम का? तो अगर इंटरनल कंट्रोल को इस तरीके से बनाया गया है कि वो मिस स्टेटमेंट को ना रोक पा रहा है, ना सही कर पा रहा है, ना ढूंढ पा रहा है, तो वो कंट्रोल एज गुड एज नहीं है। ऐसा हो गया वो तो, है ना। तो कंट्रोल तो है लेकिन वो इस तरीके से बनाया है कि इट इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिस स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। कंट्रोल है लेकिन कोई काम का नहीं है। फिर क्या लिखा है? अ कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस इज मिसिंग। तो या तो कंट्रोल है ही नहीं, जो कंट्रोल लगाते हैं ना मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए, वो कंट्रोल ही मिसिंग है, या फिर कंट्रोल तो है लेकिन वो कोई काम का नहीं है। वो मिस स्टेटमेंट को ना प्रिवेंट कर पा रहा, ना डिटेक्ट कर पा है, ना करेक्ट कर पा रहा है, तो वो कोई काम का नहीं है। तो यहां पर है ही नहीं, यहां पर है लेकिन कोई काम का नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन बनती है तो उसे कहा जाएगा डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या कहलाएगा? व्हाट इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल? बहुत आसान, अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल जो कि ऑडिटर के जजमेंट में इतनी इंपॉर्टेंट है कि उन पर टीसीडब्ल्यूजी का ध्यान लाना जरूरी है। क्या मतलब हुआ सर? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल तो हम समझ गए, अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है? अगर हमें इंटरनल कंट्रोल की कोई डेफिशिएंसी इतनी इंपॉर्टेंट लगती है कि हमें लगता है कि इस पर टीसीडब्ल्यूजी का ध्यान लाना जरूरी हो गया है, तो उसको बोलेंगे हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। क्या लिखा है? अगर कोई डेफिशिएंसी या कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी मुझे इतनी जरूरी लगती है कि मुझे लगता है इस पर टीसीडब्ल्यूजी का ध्यान ले जाना जरूरी हो गया है, सफिशिएंट इंपोर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, तो उसे कहेंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। राइट, ओके। अगली हेडिंग पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर।
दैट ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। उन मैटर के एग्जाम्पल दो जो ये जानने में हेल्प करेंगे कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। उन मैटर के एग्जाम्पल दो जो मैटर ये जानने में मदद करेंगे कि कोई डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो कमी को देखकर सोचना है, ये सिग्निफिकेंट कमी मानूं इसको कि ना मानूं। तो उसके लिए कौन कौन से मैटर हमें कंसिडर करने पड़ सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद की जो हेडिंग है वो देखो आप, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। आपको एग्जाम्पल देना इंडिकेटर के जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। अब इन दोनों में बच्चा होता है बहुत कंफ्यूज, इसलिए ध्यान रखना बेटा, अच्छे से सुन लो। कभी गड़बड़ हो जाए कि मान लो आप कंफ्यूज हो ही जाओ तो फिर आपको दोनों लिखने होंगे। सर ऐसा क्या पूरे पेपर में करते रहेंगे? नहीं यार, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आ जाते हैं, है ना। तो एक तो ये क्या है सर, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इंडिकेटर्स जिनको देखकर अगर ये दिख गए तो ऐसा लगेगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। और ये क्या है, ये वो मैटर है जो ये जानने में हेल्प करेंगे कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। ये हेल्प करेंगे ये जानने में कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। और यहां पर क्या है, अगर ये दिख गए तो समझ लो ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के ही इंडिकेटर है। अगर ये दिख गए तो मानना कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, अगर ये गड़बड़ है मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। ठीक है सर। तो चलो पहले इंडिकेटर ही बता देता हूं। ठीक है, क्या क्या है सर इंडिकेटर्स में, देखो क्या क्या लिखा है। एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो पहले ये समझो आप कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो 5 एलिमेंट से बना होता है। कितने एलिमेंट से बना होता है? 5 एलिमेंट से। याद है आपको? चलो वीडियो पॉज करके बोलो क्या है, क्या क्या है सर। एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट था, इंटरनल कंट्रोल का एलिमेंट। दूसरा था इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, याद है। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट, और फाइनली मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल के 5 एलिमेंट होते हैं, है ना सर। ये बता रहा हूं ना। तो अगर उन 5 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट में आपको कमी दिखे, भाई अगर कोई चीज 5 चीजों से मिलकर बनी है, उनमें से कोई भी एक चीज में अगर गड़बड़ होगा तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि इंटरनल कंट्रोल में ब्लंडर है। जो डेफिशिएंसी है वो बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। समझ रहे हो ना कि अगर कोई चीज भाई कोई खाने की चीज देख लो आप, उसमें 4 चीजें मिलाकर वो चीज बननी चाहिए, अगर एक आध चीज खराब हो जाए तो ऑब्वियसली वो तो पूरा ही खराब हो गया ना, ऐसा। तो अगर इंटरनल कंट्रोल की किसी एलिमेंट में कोई कमी मिलती है तो इस बात का इंडिकेशन है कि वो डेफिशिएंसी जो है ना इंटरनल कंट्रोल की, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बनने वाली है। ठीक है, ओके। तो पहला ही क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव दिख रहा है। इस बात के एविडेंस मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट तो इंटरनल कंट्रोल का एलिमेंट है, अगर उसी में कमी है मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि इंटरनल कंट्रोल की जो ये कमी है या इसकी वजह से जो कमी होने वाली है वो सिग्निफिकेंट ही होगी। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। दूसरा क्या लिखा है, ये अभी पढ़ रहा हूं 2 मिनट को, है ना। एब्सेंस ऑफ रैप। ओ हो, इंटरनल कंट्रोल का एक एलिमेंट रैप भी था। रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही नहीं है विद इन द एंटिटी। ओ हो, एक एलिमेंट ही मिसिंग है यार। इंटरनल कंट्रोल 5 चीजों से मिलकर बना, उसमें एक चीज गायब ही है। तो इंटरनल कंट्रोल की कमी, अब ये क्या है, ये तो बहुत बड़ी कमी हो गई यार। आटे में नमक नहीं है, या समझ रहे, कोई चीज जिस भी चीज से मिलकर बनती है तो फिर वो चीज का मतलब ही क्या हुआ अगर उसमें वो एक मेन एलिमेंट ही गायब कर दो तो। ठीक है, चाय में से शक्कर गायब कर दे रहे, कोई बात हुई क्या यार। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ रैप विद इन द एंटिटी। ठीक है, जबकि ये प्रोसेस होना चाहिए थी। ठीक है, तो भाई कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव दिख रहा है, इस बात का एविडेंस मिला है। या इस बात का एविडेंस मिला है कि रैप है ही नहीं विद इन द एंटिटी। या इस बात का एविडेंस मिला है कि रैप है तो लेकिन इनइफेक्टिव है। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर उनके यहाँ है तो लेकिन इनइफेक्टिव है। तो क्या मतलब का हुआ, है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, तो फिर मतलब वही बात हो गई ना कि जैसे नहीं है। ठीक है, सो एविडेंस ऑफ एन इनइफेक्टिव एंटिटीज रैप। ठीक है, सच एज मैनेजमेंट फेलियर टू आइडेंटिफाइड अ रोम दैट ऑडिटर वुड एक्सपेक्ट द एंटिटीज रैप टू है। मतलब रैप में क्या होता है, एंटिटी जब रैप लगाते हैं ना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तो उसका पर्पस ये होता है कि वो रिस्क को ढूंढ ले। अब मान लो मुझे लग रहा है कि अगर एंटिटी ने रैप लगाया होता तो ये गलती तो आराम से मिल जाती, ये वाली रिस्क तो आराम से मिल जाती, लेकिन मैंने देखा कि इन्होंने रैप लगाया था तब भी वो वाली रिस्क उनको नहीं मिली। इसका मतलब इनकी रैप में ही दम नहीं है, इनकी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में ही दम नहीं, तभी तो ये उस रिस्क को ढूंढ नहीं पा रहे। मुझे लग रहा था कि इनकी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से ये वाला रिस्क मिल जाना चाहिए था, पर नहीं मिलाया, जबकि उन्होंने रैप लगाया है, पर वो वाला रिस्क नहीं मिला जो मुझे लग रहा था कि मिल जाना चाहिए था। इसका मतलब इनके रैप में ही दम नहीं है,
इनको ढंग से रैप लगाना नहीं आता, इनका इनफेक्टो रैप है। ओके, तो देखो ना, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट एविडेंस मिला है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट इनफेक्टो है, पहला एलिमेंट इनफेक्टो मिला। फिर रैप है ही नहीं, एब्सेंस है, ऐसा है। फिर रैप है लेकिन वो इनफेक्टो है, ऐसा एविडेंस मिला है। फिर इस बात का एविडेंस मिला है कि रैप के लिए जो रिस्पॉन्स है वो इनफेक्टो है। ओहो सर, याद हो जाएगा, रैप की 3 पॉइंट है, रैप है ही नहीं या इनफेक्टो है, या रैप के लिए जो रिस्पॉन्स है, मतलब रैप में आप रिस्क ढूंढते हो, रिस्क ढूंढ लिया, अब उसके लिए रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, अच्छा कंट्रोल डिजाइन करना चाहिए था एंटिटी को, लेकिन उन्होंने वो नहीं करा है। इसका मतलब रैप कहो या सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए रिस्पॉन्स ढंग का नहीं है ना। ये सीक्वेंस बड़ी इससे जमाया है बेटा कि आपको याद रह जाए, है ना। सो एविडेंस ऑफ एन इनफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए रिस्पॉन्स ढंग से इन्होंने डिजाइन नहीं करा है, इस बात का मुझे सबूत मिला है। जैसे कि इन्होंने कंट्रोल डिजाइन नहीं करे हैं किसी रिस्क के लिए, मतलब किसी रिस्क के लिए इन्होंने रिस्पॉन्स ढंग से डिजाइन नहीं करा है, तो भी ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का इंडिकेटर है। फिर क्या है सर, डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड एज प्रायर पीरियड आइटम इन द करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर इस साल एंटिटी ने अपनी P&L में PPI दिखाया है, प्रायर पीरियड आइटम दिखाया है, इसका मतलब हो ना हो कंट्रोल में कमी रही होगी, तभी तो गलती हुई। समझना बेटा, PPI का मतलब क्या है, अगर लास्ट ईयर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए आप इस बार P&L में क्या कर देते हो, उसको PPI के नाम से दिखा देते हो। ये क्लियर है। अब बताओ, जैसे ही मैं इस साल की P&L में PPI देखूंगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर में कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, फ्रॉड हुआ होगा, एरर हुई होगी, तभी तो इस बार PPI दिखा रहे हो। तो ये तो डायरेक्टली इस बात का इंडिकेशन मिल गया ना कि अगर पिछली बार गलती हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई कमी रही होगी कंट्रोल में, तभी तो गलती हुई है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो PPI जैसे इस साल दिखा, मैं समझ गया, ओहो मतलब लास्ट ईयर गलती हुई थी, इसका मतलब लास्ट ईयर कंट्रोल खराब थे, तो मतलब पता चल गया ना कि कंट्रोल से इस एंटिटी की खराब है। अभी मैंने इस साल इस साल एंटिटी कंट्रोल मान लो चेक ही नहीं करे, पर PPI देख के अंदाजा लग गया कि पिछली गलती इस बार आ रही है, मतलब पिछले साल प्रॉब्लम थी कंट्रोल्स में, हो सकता है इस बार भी हो, है ना। तो मैंने ये 5 सेलेक्ट कर लिए हैं सीक्वेंस में, आप याद रख सकते हो। ये वाला थोड़ा भूल लें जैसा, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना। सो अगर ऐसी चीज़ें दिखाई दे तो समझ जाना कि ये इंडिकेटर है सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी के। अब देखो, इस पर बेटा बन सकता है सेपरेट क्वेश्चन, इस पर बन सकता है सेपरेट क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इसको मैं, अकेले को A+ मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत काम का है। एग्जाम में आ जाएगा कि कंट्रोल एनवायरमेंट इनफेक्टो है, कंट्रोल एनवायरमेंट इनफेक्टो है, उसके एग्जाम्पल दो, है ना। एक सेकेंड, तो 3 एग्जाम्पल हैं इस बात के कि कंट्रोल एनवायरमेंट इनफेक्टो है ना। क्या क्या? इंडिकेशन दैट TCW इज नॉट स्क्रूटनाइजिंग द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इन विच मैनेजमेंट इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड। यार कोई ऐसा ट्रांजेक्शन एंटिटी कर रही है जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, एंटिटी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर रही है जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, मतलब झोल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को TCWG को स्क्रूटनाइज करना चाहिए, चेक करना चाहिए, लेकिन TCWG ऐसा नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ माहौल ही खराब है यार। बड़े बड़े लोग खुद के फायदे के लिए ट्रांजेक्शन करे जा रहे हैं, और जो सबसे ऊपर वाले लोग हैं, सबसे बड़े लोग हैं TCWG, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्क्रूटनाइजिंग सच ट्रांजेक्शन। तो क्या मतलब यार, मतलब माहौल ही खराब है, आप लोग चेक ही करना नहीं चाह रहे हो चीज़ों को, है ना। तो इंडिकेशन मिला है कि TCWG इज नॉट स्क्रूटनाइजिंग द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इन विच मैनेजमेंट इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड दैट वाज नॉट प्रिवेंटेड बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट का फ्रॉड मिला है, ऐसा फ्रॉड मिला है जो मैनेजमेंट ने करा है और वो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल नहीं रोक पाए। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं रोक पाए, जबकि यार इंटरनल कंट्रोल तो ऐसे होना चाहिए कि कोई फ्रॉड ना कर सके, हर एक फ्रॉड रुकना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट फ्रॉड मिला है और ऐसा फ्रॉड मिला है कि जिससे हमें क्लियर हो गया कि यार एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल ये फ्रॉड को रोक नहीं पाए। मतलब आपके यहाँ का माहौल ही खराब है। माहौल कैसे खराब है सर? यार ऐसा कैसा इंटरनल कंट्रोल बनाया कि हर एक फ्रॉड को तो रोक सकता है लेकिन मैनेजमेंट फ्रॉड को नहीं रोक पा रहा है। यार मैनेजमेंट सबसे ज्यादा उस पोजीशन में होती है कि वो फ्रॉड कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। तो कंट्रोल सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि मैनेजमेंट तो फ्रॉड कर ही ना पाए। अगर कर रहा है मतलब माहौल ही खराब है आपके यहाँ का, है ना। फिर मैनेजमेंट फेलियर, देखो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिलेटेड तीनों बातें हैं। पहले में क्या हो रहा था कि मैनेजमेंट किसी ट्रांजेक्शन में फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है और उस ट्रांजेक्शन को TCWG स्क्रूटनाइज नहीं कर रहे। फिर मैनेजमेंट फ्रॉड हुआ है जिसको एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल नहीं रोक पाए, इस बात का इंडिकेशन मिला है, इसका मतलब फिर से प्रॉब्लम है। और तीसरा, मैनेजमेंट फेलियर टू इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन।
ऑन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज प्रीवियसली कम्युनिकेट। हमने पहले भी मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल की बहुत सारी कमियां बताई थी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अभी भी फेल हो रहे हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं कि उसके लिए कोई एक्शन लें। यार मैंने लास्ट ईयर इनको 17 कमियां बताई थी कि ये कमियां हैं कंट्रोल्स में, तो इनको एक्शन लेके उनको ठीक करना चाहिए था, इन्होंने नहीं करा है। इसका मतलब इनके यहाँ माहौल खराब है। कैसे माहौल खराब है, कोई चीज़ बता भी दो ना इनको कि ये कमी है तुम्हारी, तब भी आप एक्शन नहीं लेते हो, मतलब आपके यहाँ का एनवायरमेंट ही खराब है। तो बेटा इसको तो आर बना लो, ये बन सकता है सेपरेट क्वेश्चन यहाँ पर, है ना। चलो तो ये तो होगा इंडिकेटर्स। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब मुझे बस कुछ मैटर्स बताने हैं कि जो ये जानने में हेल्प करेंगे कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट क्या है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स एक्सपोज टू द डेफिशिएंसी। सुनना, अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाए, सुनना ध्यान से, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत लगती है। अगर इंटरनल कंट्रोल की कोई कमी है और मुझे जानना है कि वो कमी सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो ये जानने में कुछ मैटर्स मेरी हेल्प करेंगे, वो मैटर्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे इंटरनल कंट्रोल में कोई कमी दिखी, अब मैंने देखा कि इस कमी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने अमाउंट अफेक्ट होने वाले हैं, या कितना बड़ा अमाउंट अफेक्ट होने वाला है। बहुत सारे अमाउंट अफेक्ट होने वाले हैं, बहुत बड़ा अमाउंट अफेक्ट होने वाला है इंटरनल कंट्रोल की इस कमी की वजह से, तो ये कमी को सिग्निफिकेंट कमी माना जाए, क्योंकि इसकी वजह से बड़ा लॉस हो सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एक्सपोज टू द डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। मैंने देखा कि ये जो इंटरनल कंट्रोल की कमी है, इसकी वजह से कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये वाले कंट्रोल कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को रोकते हैं। अगर मान लो कोई कंट्रोल है जो 2 4 10 ट्रांजैक्शन के लिए ही है, और एक और है कि कोई कंट्रोल है जो हजारों लाखों ट्रांजैक्शन में गलती होने से रोकता है। बताओ कौन सा वाला कंट्रोल की कमी आपके लिए सिग्निफिकेंट लगेगी। तो यार सिंपल है यार, अगर कोई कमी है और मुझे पता है कि ये वाले कंट्रोल को वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन इस कमी को फेस करने वाले हैं, तो फिर तो ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। बोलो यार, क्या ये क्लियर है। अब देखो ना, अपन ने याद कराने के लिए सीक्वेंस ऐसा मेंटेन करा है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा यार। पहले दो में क्या हो गया, पहला हो गया कितना अमाउंट है जो इस कमी की वजह से अफेक्ट होने वाला है। इंटरनल कंट्रोल में एक कमी दिखाई दी, मैंने देखा कि इस कमी की वजह से कितना बड़ा अमाउंट अफेक्ट होने वाला है, बहुत बड़ा अमाउंट अफेक्ट होने वाला है, तो हाँ ये कमी सिग्निफिकेंट कमी है, क्योंकि इसकी वजह से बड़ा लॉस होने वाला है। सिमिलरली इस कंट्रोल की कमी की वजह से कितना वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्ट होने वाले, बहुत सारे ट्रांजैक्शन अफेक्ट होने वाले हैं क्या, हाँ तो फिर ये कमी सिग्निफिकेंट है। 2 4 10 ट्रांजैक्शन के लिए ही कोई कंट्रोल लगाया गया था और उसमें कोई कमी है, तो उस कमी को मैं सिग्निफिकेंट नहीं मानूं, क्योंकि उससे 2 4 10 ट्रांजैक्शन ही गड़बड़ होंगे, अगर गड़बड़ हुए भी तो। समझ रहे हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना अमाउंट है विच इज एक्सपोज टू डेफिशिएंसी, और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी विच इज एक्सपोज टू डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो अमाउंट और वॉल्यूम, मतलब अमाउंट और नंबर, अमाउंट और वॉल्यूम, ठीक है, ये दो साथ में हो गए। फिर क्या है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शन डिटेक्टेड ड्यू टू डेफिशिएंसी। भाई कोई कंट्रोल है, वो कंट्रोल में कोई कमी मिली मुझे, अब मुझे ये जानना है कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो मैं क्या पूछूंगा उससे कि इस कमी की वजह से कितनी बार गलतियां हो रही, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शन, कितनी बार गलतियां हो रही। इस कमी की वजह से सर बार बार गलती हो रही है, साल भर में 50 सैकड़ों हजार बार इसी की वजह से गलती हो रही, तो हाँ फिर ये कमी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन क्या है, ज़्यादा, इस कमी की वजह से बार बार गलतियां हो रही हैं, बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, ठीक है। और अगर उल्टा होता तो इस कमी की वजह से तो सर शायद ही कभी कोई गलती हो, एक आधी बार हो जाए तो फिर ये कमी सिग्निफिकेंट नहीं है ना, चिंता वाली नहीं है। फिर इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, मतलब क्या इस कमी की वजह से और भी इंटरनल कंट्रोल की कमी होने वाली है, क्या ये कमी अपने आप में आइसोलेटेड है, या फिर इस कमी की वजह से बहुत सारे कंट्रोल अफेक्ट होने वाले हैं, क्या इसका किसी दूसरे कंट्रोल से भी कनेक्शन है। अगर मान लो ये आइसोलेटेड है, इस कंट्रोल की कमी का किसी और कंट्रोल से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हो सकता है ये इनसिग्निफिकेंट मान लूंगा। पर मुझे पता है अगर ये कमी हुई ना, तो बहुत सारे कंट्रोल इस कमी की वजह से खराब हो सकते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स पे कमी का फर्क पड़ सकता है, तो ये कमी मेरे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। जैसे आप देखो किसी एंटिटी के जनरल आईटी कंट्रोल खराब है, बताओ जनरल आईटी मतलब जो पूरे आईटी एनवायरनमेंट के लिए कंट्रोल, पूरे जो आईटी एनवायरनमेंट के लिए कंट्रोल लगाते हो ना, वो है जनरल आईटी कंट्रोल। अभी साला अगर वही कमी है, उसमें ही कमी है, तो फिर तो ये बहुत सारी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल हो चाहे वो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल है, इन दोनों की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस काय पे डिपेंड करती है, जनरल आईटी कंट्रोल पे। तो अगर मान लो आपको जनरल आईटी कंट्रोल में डेफिशिएंसी दिखाई दी,
तो इसको सिग्निफिकेंट ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कमी की वजह से और बाकी के कंट्रोल भी अफेक्ट हो रहे हैं। इस कमी का इंटरेक्शन है बाकी कमियों से, कनेक्शन है इस कमी का। जनरल आईटी कंट्रोल की कमी का कनेक्शन है यार एप्लीकेशन और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल से, है ना। ओके, क्या ये समझ में आया? ये दोनों साथ में रखना है। 4 हो गए सर, 4 नंबर का काम हो गया। नहीं, अभी थोड़ा और सुन लेते हो। ठीक है, कितने अमाउंट है जो एक्सपोज टू डेफिशिएंसी है। मैंने लैंग्वेज तक चेंज करी है बेटा कि आपको ईजी लगे, थोड़ा सा चीज़ों को आसान तरीके से लिखने की कोशिश करिए। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ताकि इवन आपके पास कॉपी में भी अपन लिखा है तो आप वहाँ भी सही से कर सकते हो, या फिर ये PDF ड्राइव पर अपलोड है तो आप वहाँ से देख सकते हो। आसान, जहाँ जहाँ कठिन लग रहा है वहाँ आसान बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। शब्द वही है, सब वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, है ना। ठीक है, कितने अमाउंट हैं जो डेफिशिएंसी को फेस करेंगे, कितना वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है जो इस डेफिशिएंसी को फेस करेगा, कितनी बार एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है इस कमी की वजह से, क्या इंटरेक्शन है ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर, मतलब कंट्रोल की इस डेफिशिएंसी का क्या बाकी कंट्रोल से कोई इंटरेक्शन है क्या, ऐसा। फिर क्या है सर 5 और 6 में देखो क्या है, द ससेप्टिबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड टू दी ऑफ द रिलेटेड असेट और लाइबिलिटी। क्या मतलब हुआ? द ससेप्टिबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड ऑफ द रिलेटेड असेट और लाइबिलिटी। बढ़िया एग्जांपल लिखा है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मन से लिखा है। इफ द असेट और लाइबिलिटी आर हाईली ससेप्टिबल टू लॉस और फ्रॉड ड्यू टू द डेफिशिएंसी। कोई कमी है, मैं जानना चाह रहा हूँ ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। मैं देखूंगा क्या इस कमी की वजह से हमारे असेट लाइबिलिटी में फ्रॉड होने की संभावना या लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो फिर ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, अदरवाइज नहीं है। फिर से बोलो सर, क्या मतलब हुआ सर? कंट्रोल की इस कमी की वजह से, अगर कंट्रोल की इस कमी की वजह से असेट या लाइबिलिटी में कोई बहुत बड़ी फ्रॉड या एरर होने की संभावना है, या बहुत ज्यादा संभावना है कि असेट या लाइबिलिटी में कोई फ्रॉड या एरर होगा कंट्रोल की इस कमी की वजह से, तो ये कमी सिग्निफिकेंट कमी मानी जाएगी। ठीक है ना। तो ससेप्टिबिलिटी कितनी ज्यादा, संभावना कितनी ज्यादा है कि इस कमी की वजह से असेट या लाइबिलिटी में कोई लॉस या फ्रॉड हो सकता है, एरर या फ्रॉड हो सकता है, जो भी है। ठीक है, द सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट सच एज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, जैसे कि डेफिशिएंसीज अफेक्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्ट टू एरियाज। मतलब अगर किसी ऐसे एरिया में कंट्रोल, मतलब कंट्रोल में कमी है, किसी ऐसे कंट्रोल में कमी है जो कंट्रोल सब्जेक्ट टू एरियाज पे लगाया गया था, जहां पर जजमेंट इन्वॉल्व होती है, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। अब सोचो यार, अगर मान लो प्रोविजन कितना बनाना है या कंटेंजेंट लायबिलिटी कितना दिखाना है, ये तो बहुत सब्जेक्ट टू मैटर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। सोचो अगर इन पे कोई कंट्रोल लगाया गया है और उस कंट्रोल में कमी है, तो फिर तो ब्लेंडर हो जाएगा। ये तो इन्हीं में तो सबसे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, इन्हीं में कंट्रोल में कमी है, तो इस कमी को सिग्निफिकेंट कमी माना जाए, क्योंकि इस कमी की वजह से बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भाई सीधे सीधे एरिया हो तो ठीक है, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, ऑलरेडी उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और उसी के लिए आपने कंट्रोल लगाए थे और उसी कंट्रोल में कमी है, तो फिर ये कमी को सिग्निफिकेंट कमी माना जाएगा, है ना। तो ये ससेप्टिबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड ऑफ द रिलेटेड एसेट और लायबिलिटी, और सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द एस्टिमेटेड अमाउंट्स। ठीक है, इफ द डेफिशिएंसी, आप इसको कैसे लिख सकते हो, इफ द डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू कंट्रोल्स विच वर डिजाइंड और इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड फॉर सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स एरियाज। अगर इन एरियाज के लिए आपने कोई कंट्रोल लगाए थे और उनमें कोई कमी है, तो फिर ये सिग्निफिकेंट कमी मानी जा सकती है। बोलो, तो ये वो मैटर हैं, ये वो मैटर हैं जो ये जानने में हेल्प करते हैं कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। ध्यान देना बेटा, दोनों में अंतर है ना। आगे क्या लिखा है अगली हेडिंग में, कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG। क्या लिखा है सर? वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो TCWG को बताई है या बताने वाले हैं। क्या मतलब हुआ सर, बताओ क्या मतलब हुआ? अच्छा, यहां पर ना, यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि देखो क्या है, यहां पर हेडिंग लिखी है कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG। हेडिंग यही बुक में भी लिखी है, लेकिन असल में इसके अंदर पता है क्या बताया है कि कौन सी कमी आपको मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करना है। समझ रहे हो? मतलब कायदे से देखा जाए ना, तो ये जो दोनों पॉइंट लिखे हैं, ये वो वाले हैं कि कब आपको मैनेजमेंट को भी कमियां बतानी पड़ेंगी। नॉर्मली अब तक हमने स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा उसमें हमने क्या बोला कि जो डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल है वो किसको कम्युनिकेट करना है, TCWG को। अब मैनेजमेंट को भी कभी कम्युनिकेट करना है, ये केवल एक ही बार लिखा है और उसी का ये पॉइंट है। तो अंदर उन्होंने लिखा है, हेडिंग जरूर उन्होंने ये लिखी है, पर अंदर उन्होंने बताया है कि आपको
मैनेजमेंट को भी, आपको मैनेजमेंट को भी, मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी आपको क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करना है। लेकिन कब, वो सिचुएशन उन्होंने यहां पर बताई है। समझ रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। हेडिंग क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी, ये हेडिंग है और इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी है जो कि मैंने नीचे कवर की है ना, ये देखो इधर भी है। पर इसके अंदर एक छोटी सी बात बताई है जिस पर अगर कभी सेपरेट क्वेश्चन आ जाए तो आप संभाल लेना, वैसे नहीं आएगा फिर भी। क्या हेडिंग है सर कि बताओ कब डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल को मैनेजमेंट को बताना है, ये अलग है। बाकी पूरा स्टैंडर्ड बार बार क्या कह रहा है, टीसीडब्ल्यूजी को बताना है, ऐसे बताना है, वैसे बताना है। यहां पर क्या बोल रहा है, कब इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करोगे आप, क्या लिखा है, या कौन सा क्या कैसे कम्युनिकेट करना है वो बताया है। वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो टीसीडब्ल्यूजी को बताई हैं या बताने वाली हो। ऑडिटर ने जो जो डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल टीसीडब्ल्यूजी को बताई हैं या बताने वाला है, वो सब की सब डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को भी बताना है। क्यों सर, यार एक बार बताओ आप, अल्टीमेटली तो उसी बेचारे को सब कुछ करना है ना, उसी को तो सब चीज़ें, सारी इंटरनल कंट्रोल ठीक करना है, सारी कमी उसको ही तो दूर करना है। अगर मैं किसी बच्चे की शिकायत उसके पेरेंट्स से करूं तो पेरेंट्स को तो मैं बताऊंगा, वो तो टीसीडब्ल्यूजी है, आपको नहीं लगता उस बच्चे को भी बताना चाहिए ताकि वो भी इंप्रूव कर सके, है ना। तो जो डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपने टीसीडब्ल्यूजी को बताई है, मतलब यू हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड, और इफ यू इंटेंड टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, अगर कोई कमी आप टीसीडब्ल्यूजी को बताने वाले हो तो वो सब कमी है, कुल मिला के टीसीडब्ल्यूजी को जो बताया है या बताने वाले वो सब कमी है, आपको इनको भी बताना है। दूसरी बात, बाकी की अदर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल भी बतानी है जो कि मैनेजमेंट को अदर पार्टीज ने नहीं बताई हैं, बट उनका अटेंशन जरूरी है। मतलब अगर मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है उसको और भी ऐसी कमियां हैं इंटरनल कंट्रोल में जो उसको पता होना चाहिए, लेकिन उसको किसी ने भी नहीं बताई हैं, कहीं से भी उसके पास इनके रिगार्डिंग कुछ नहीं आया, जैसे कि इंटरनल ऑडिटर बता सकता था, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है। मतलब मैनेजमेंट को कुछ और भी डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल पता होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट को किसी भी पार्टी ने नहीं बताई हैं वो कमियां, तो हम बता देंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, आगे क्या लिखा है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्या लिखा है सर, ये मोस्ट टाइम भी है बेटा, A+ लिखा है ना, आप चेक करो, केस स्टडी है आपके कंपाइलर में और वो बुक से ही उठाई है आपकी, वो केस स्टडी आ जाएगी, ये सब कुछ पता होगा तब भी आप पे बनेगा नहीं, क्योंकि वो अमाउंट्स और दुनिया भर की चीज़ें दे देगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो बेटा हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ केस स्टडी देखो ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि किसी बात को कैसे पूछा जाता है ना। ठीक है, क्या लिखा है सर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, तब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला कि वो इन कमियों को राइटिंग में बताए, पहला कि वो इन कमियों को राइटिंग में बताएगा टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को, टाइमली बेसिस पर बताए, है ना, ऐसा नहीं टाइम निकल गया, ऑडिट खत्म हो गया, सब हो गया, उसके बाद आप बता रहे हो, है ना। फिर और साथ में इंक्लूड करना है कुछ, जब आप वो लेटर दोगे ना जिसमें डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल लिखी है, या यूं कहो कि लेटर ऑफ वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल जब आप दोगे तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, ध्यान देना, इसी पर है ना, यही मेन आंसर है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी, बताना है कि कमी क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या कमी है इंटरनल कंट्रोल में। दूसरा, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट, उस कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या गलती हो सकती है या हुई है। तीसरा, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देना है उस कमी के बारे में ताकि वो समझ सकें, ताकि वो कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन समझ सकें, कौन, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। मतलब एक तरीके से बिगर पिक्चर आपको बताना है कि ये जो इंटरनल कंट्रोल की कमी है ये हमें कब मिली, ये कमी क्यों हो रही है, ये कमी को ठीक नहीं करोगे तो ओवरऑल कहाँ कहाँ क्या क्या इंपैक्ट जाएगा, पूरा डिटेल्ड आपको पूरा सब बताना है, पूरा बैकग्राउंड देना है उस कमी का, ऐसा समझ लो आप। तो बताओ क्या करना है सर, जब ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कम्युनिकेट करेगा तो कैसे करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, राइटिंग में करेगा, टाइमली बेस पे करेगा, और उसमें 3 चीजें इंक्लूड करेगा, कौन कौन सी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी, और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द डेफिशिएंसी टू टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट, है ना। ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड, और क्या करना है, ये भी लिखना है, ध्यान देना, ये भी लिखना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन लिखना है, क्या है सर, ऑडिट का पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना था। हम लिखेंगे अपनी केस स्टडी के आंसर में कि ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव वाज टू गिव और प्रोवाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा काम भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिट करके ओपिनियन देना था, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल बस
ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए कंसिडर किए थे, ना कि इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देने के लिए। मैंने शुरू में भी बताया था कि आई हैव कंसिडर्ड द इंटरनल कंट्रोल ओनली फॉर डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड नॉट फॉर गिविंग द ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल। मैंने कंट्रोल चेक करे थे भाई, पर मैंने अपनी ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए चेक करे थे, ना कि मुझे इंटरनल कंट्रोल पर ही ओपिनियन दी थी, मतलब ना कि मुझे इंटरनल कंट्रोल पर ही ओपिनियन देनी थी। नहीं, मैंने तो इंटरनल कंट्रोल केवल इसलिए डिसाइड चेक करे थे ताकि मैं अपनी आगे की ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर सकूं, है ना। मुझे इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देनी नहीं थी, है ना। ठीक है, फाइनली मुझे केवल वही डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करनी है, केवल वही डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करनी है जो मुझे ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाई हुई हैं या मिली हैं। ठीक है, मुझे सारी डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी नहीं है भाई, मुझे सारी डेफिशिएंसी कम्युनिकेट नहीं करना है, केवल वही डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करना है जो मुझे ऑडिट के दौरान मिली है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? बोलो। 265, कितना टाइम लगा अपन को? 30 मिनट। बहुत बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यार, है ना, इसलिए ध्यान से देख लेना। केस स्टडी जरूर करो बेटा, है ना। कंपाइलर प्लीज़ देखो, है ना। चलो ओके, टाटा बाय बाय, सी यू सून।